बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली या फिर माहौलियाती तब्दीली की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है आज के दिन में भी और आने वाले दिनों में भी, वो है जी मौसमियाती तब्दीली, जिसकी हम मतलब ग्लोबली बात करें तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी सुनते हैं, मौसमियाती तगय्युरात भी सुनते हैं। पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम देखते हैं बारिश होने लगती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, खुश्क साली आती है तो कई महीने जो हमारे यहाँ बारिश के महीने गिने जाते हैं उनमें भी बारिश नहीं होती, सैलाब आते हैं, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगते हैं। यानी ये वो तमाम चीज़ें जो कि एक नेचुरली फ्लो में चल रही होती हैं उनमें मतलब फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है। और इस सारी सूरत हाल में अब गवर्नमेंट ने आकर प्लान किया है कि माहौलियाती तब्दीली से किस तरह से बचना है और अपने माहौल को किस तरह से साफ़ बनाना है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में इससे वक्त सबसे बड़ी जो मौसमियाती तब्दीली की रीज़न बताई जाती है वो है जी हमारी ट्रैफिक, वो है पेट्रोल का धुआं और वो है जी हमारा जो गाड़ियों में डीजल इस्तेमाल होता है, यानी नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ये कहा गया है कि चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब में पहले भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद है, लेकिन लोग उनको प्रेफर क्यों नहीं करते? लोग इसलिए उसे प्रेफर नहीं करते कि आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपके पास उसके चार्जिंग स्टेशंस मौजूद नहीं है। और जब अब ये जो समरी है ये काबीना डिवीजन को इरसाल कर दी गई है, इस पर चंद रोज़ में इसकी मंजूरी भी आ जाएगी। अब प्लान क्या है? गाड़ियों की पॉलिसी ये बनाई गई है कि जो चार्जिंग का स्ट्रक्चर है उसको प्लान किया जाएगा। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और ई रिक्शास जो हैं वो उनको एक साथ पर दिए जाएंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियां पहले हम खरीदते थे, अब वो सारे सरकारी इदारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे। कोई पेट्रोल डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हमारे सरकारी इदारों की जानिब से नहीं खरीदी जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? पेट्रोल की बचत हो जाएगी, आपका सफ़र सस्ता हो जाएगा, माहौलियाती आलूदगी में वाज़े कमी आ जाएगी और साथ ही साथ जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट तो साथ देगा, लेकिन साथ ही साथ एक अलग से इदारा बनने जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी ही ये होगी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करना है और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम की देखभाल करनी है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त कितना डेंजर में है, आने वाला वक्त कितना ख़तरनाक हो सकता है। जवेरिया कैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इनकी कानून की स्पेशलिटी है वो भी एनवायरनमेंट है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जवेरिया साहिबा, इस वक्त ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कितनी बेनिफिशियल हो सकती है? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं ई व्हीकल्स की या ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो ये है कि हम पहले तो ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा CO2s हैं, जिसको हम कार्बन एमिशंस कहते हैं, उसको कम कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा फैक्टर इसमें आता है वो है पॉपुलेशन का। तो हमें एक तरफ तो पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाती है उसी तरह ही आपकी गाड़ियाँ या आपकी बाइक्स जो हैं वो यूटिलाइजेशन उनकी जो है वो बढ़ती जाती है। जिस तरह आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बड़ा खूबसूरत एक इनिशिएटिव लिया जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलाई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्रीन बसेस ई इलेक्ट्रिक उसको हम कहते हैं, बिल्कुल, तो इको फ्रेंडली हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक तो हम आवाम को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अलग से इंडिविजुअली अपनी व्हीकल्स या अपनी बाइक्स जो है वो यूज़ ना करें और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। सफ़र भी अच्छा होगा, सफ़र आसान भी होगा और अप्रोचेबिलिटी भी होगी। दूसरी बात जो आपने अभी बात करने की कोशिश की कि जी हम जो है वो मुतारिफ़ करा रहे हैं कि ई व्हीकल्स जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, बट उसके पीछे मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर उसको भी हम एड्रेस करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर इनिशिएटिव गवर्नमेंट और कोई दे ही नहीं सकती और बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है। उसमें पहली बात ये आती है कि ये जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो हम चार्ज करेंगे, वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही होगी। तो जब हम ये सारी चीज़ें बताते हैं तो हमें वो चीज़ें भी अपने बिल बोर्ड्स पे, अपने टीवी पे जो हम एड्स देंगे, जो हम रेडियो पे जो है अपने इश्तिहारात या जो हम आगाही की मुहिम स्टार्ट करेंगे, वो भी हमें बतानी पड़ेंगी कि क्या ये बिजली जो है वो सोलर से बन रही होगी, क्या ये विंड से बिजली जो एनर्जी
है तैयार की जाएगी, क्या ये बायोमास से तैयार की जाएगी, क्या ये जियोथर्मल से तैयार की जाएगी, या ये हाइड्रो से तैयार की जाएगी। अगर ये चीजें भी बता दी जाए तो मेरे ख्याल में लोगों में जो आगाही आती है उसके बाद वो आपके इनिशिएटिव पे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे और बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं। अच्छा जवेरिया साहिबा, वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। यानी अगर तो हमने वो जो चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं उनको वही रवायती वापडा वाले अंदाज में चलाना है, फिर तो मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होने वाला। एक तरफ से हम अच्छाई करने चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से हमने फिर मजीद फंस जाना है। बहुत वैलिड पॉइंट कि हमने वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसका भी ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो हमारे माहौल के लिए सेफ हो। दूसरा पॉइंट, हम लोग जब भी ई कार्स की बात करते हैं, ई व्हीकल्स की बात करते हैं, प्लान तो शुरू हो जाता है, कितना मुश्किल है हमारे लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना, उनके दिमाग में जो एक चीज़ जो साल साल से चीज़ें चल रही हैं उसको तब्दील करना, रवैयों को तब्दील करना। जी देखिए, जैसे आप आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी तरह से जब तक लोगों तक ये बात पहुंचेगी, जब तक वो इन चीज़ों से बाखबर होंगे, जब तक उनको इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ें क्या हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड फ्रेम क्या है, इन चीज़ों की परसेप्शन क्या है, ये ई व्हीकल्स क्या हैं, ये हमारे माहौल में किस तरीके से जो है वो कार फरमा हो सकते हैं। दूसरी बात, उनको ये समझाने की ज़रूरत होगी ये जो लफ्ज़ हम इको फ्रेंडली यूज़ करते हैं उसका मतलब ये है कि जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है या इंडिविजुअल है उसकी अपनी भी कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब हर चीज़ हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते, वो अपनी तरफ से अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे में एक तो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा उन चीज़ों को लेके चलने की जो है वो इस्तिताअत होनी चाहिए, तीसरा ये कि हमारी अप्रोचेबिलिटी में वो चीज़ कितनी है, और फिर उसके बाद कि हम इसको किस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे। हाँ, अगर हमें मुतारिफ हुई हैं, हम उनको लेके चलते रहें और बड़े तरीके से ग्रेजुअली आगे को जो है वो फ्लरिश करें तो बहुत अच्छा तरीका होगा। एकदम से चेंज करें और एकदम से कहीं रुक जाएं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका नहीं होगा। यानी सस्टेनेबिलिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टीन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है जो भी प्रोजेक्ट शुरू करें। इस वक्त पाकिस्तान कितना ख़तरे में है माहौलियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करते हैं? टॉप 10 कंट्रीज़ में तो हम आते ही हैं जो सबसे ज़्यादा हर साल भुगतते हैं मौसमियाती तब्दीलियों को। देखिए, इस चीज़ को मैं थोड़ा बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि देखिए जो हमारे नाजरीन जो और सामीन जो हमें सुन भी रहे होते हैं उन लोगों को एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें कंट्रीब्यूटर है तो उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक ये कि हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कितना है एनवायरमेंटल जो हमारी डिग्रेडेशन की तरफ है, दूसरा ये है कि इंडिविजुअली हम ऐसे क्या चीज़ें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, तीसरा ये कि हमें इन चीज़ों के ऊपर बताया नहीं जा रहा, या अगर बताया जा रहा है तो हमारे क्या सभी एरियाज़, सभी रूरल एरियाज़ तक, क्या उन किसानों तक, क्या उन लोगों तक जो गांव में रहते हैं उनको भी इन चीज़ों का पता है। फिर बात आती है कि जी ये चीज़ें जब हो रही हैं तो हमने फिर उनके लिए क्या करना है। देखिए, जो तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स या इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक तो हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करानी पड़ेंगी। फिर आता है कि हम नई चीज़ें जो जला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं, नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करने लगे हैं फॉर द बेनिफिट और द वेलफेयर ऑफ द स्टेट और द पीपल, और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये हैज़ार्डियस भी ना हो, तो तीनों चीज़ों को हम बैलेंस वे में लेकर चलेंगे कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करें, दूसरा लोगों को इसकी शऊर या आगाही दें, और फिर एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है जो कि होनी तो हर बंदे में चाहिए। और उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अगर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं किसी और के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं तो उसकी जो है वो राइट था जो मैंने किया उसके लिए, तो उसी तरह वो मेरा राइट है कि कोई और मेरे लिए अच्छा कर जाए। तो इसको बहुत सारे चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, जिसमें हमें वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी देखना पड़ेगा, जिसमें हमें एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ भी जाना पड़ेगा, जिसमें हमें जो हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसको एनर्जी एफिशिएंट होना पड़ेगा, जो हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा कि फिजिबिलिटी क्या होगी, स्टूडेंट्स के लिए क्या फिजिबिलिटी होगी, जो लोकल या जो आप कहते हो कि जो लोग लेबर क्लास है वो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जब ऑरेंज ट्रेन बनी थी, जस्ट अ मिनट, जब ऑरेंज ट्रेन बनी थी और ये स्पीडो वगैरह चलाई गई हैं, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि शादरा से लेकर गजुमता या गजुमता से लेकर शादरा तक के दरमियान जो लेबर
जो सफ़र करती है उनके लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा की गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल का एक पॉइंट उठाया है कि हमने ये चीज़ें तो करनी है, हम ई व्हीकल्स पे जा रहे हैं, लेकिन साथ में और बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको कंट्रोल करना है, तो ही ये कलेक्टिव चेंज आएगा। इंडिविजुअली जब भी मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चला जाएगा, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हम तो इस पे बात भी नहीं कर सकते, मतलब हमारा जो सोसाइटी का बिहेवियर है, हम तो इस पे बात नहीं कर सकते। और फिर दूसरा, पॉपुलेटेड एरियाज़, बड़े शहर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, नए शहर नहीं बन रहे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है या पॉपुलेशन को हमने स्प्रेड करना है? इलाके बहुत हैं हमारे पास, हमने उनको डेवलप करना है, क्या करना है? देखिए मिस, इसमें ना इसमें भी मेरे दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जब नकल मकानी होती है या लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ पहले स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, बाद में वो जॉब्स उनको मिल जाती हैं, वो वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ऊपर, या मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि इनको सबको बसाना कहाँ पे है, इनके घर कहाँ होंगे, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तेमाल करनी है, उन्होंने आबादी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उसमें जो हमें कहा जाता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्मार्ट सिटीज इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, तो पहले तो ये भी मेजर करना पड़ेगा कि कितनी आबादी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आई है। बिल्कुल, एकदम से हम ये समझे ना कि ग्रोथ यहीं हो रही है, तो यहीं ग्रोथ नहीं हो रही। वो जो लोग यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हो गए, एक तो उन स्टैटिस्टिक्स को भी देखना चाहिए। ठीक, दूसरा ये कि हमने बड़ी खूबसूरती से अपने एरियाज को, जो कि हमारे जिसको कहते हैं कि देहात हैं, गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे हमने डोमिसाइल्स दिए हुए हैं लोगों को, और वो स्टूडेंट जब यहाँ से पढ़ते हैं या वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनको कोटा सिस्टम पे मुख्तलिफ जगहों पे सीटें दी जाती हैं। तो एक दफ़ा फिर उनको ये बात उजागर कराने की ज़रूरत है कि जी आपको जब आपकी जॉब होगी और जब जॉब की आपको पोजीशनिंग, जब आपको रिक्रूट करके एक जगह दी जाएगी, तो आपका जो है वो बेसिक आपका डोमिसाइल देखा जाएगा। तो एक तो ये भी उनके माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जब आप और हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो आपने बड़ी खूबसूरती से पूछने की कोशिश की, उसमें दो तरह की चीजें, एक वो कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे दो बच्चे हैं जिनको जो मैं कमा रही हूँ, या जो मेरे हस्बैंड, जब मैं मिलकर कमा रहे हैं, क्या हम उनको एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छा म्यार जिंदगी दे रहे हैं, क्या अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, और क्या उनको वो तालीम तक लेके जा रहे हैं जहां से कल को वो अच्छा अर्न करेंगे। एक वो है जिसमें आपके पास और हमारे पास एक वो क्लास बैठी है जिसमें उनको ये है कि जी एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने बच्चे होंगे उतने कमाने वाले होंगे, और सारे बिल्कुल ऐसा ही। सो थोड़ा सा ये डिबेट, ये बात जो आज डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन चीजों पे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करें, और उस टॉपिक पे जब डिस्कशन करेंगे तो जो हमारे सुनने वाले हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को भी देखेंगे, और उनकी कोशिश ये होगी कि यहाँ से हमें कुछ इल्म मिल रहा है, या यहाँ से हमें कोई नई सोच या नई तरफ जो है वो सोच की मिल रही है। तो यकीनन मैं ये नहीं कहती कि 100 लोगों ने सुना है तो 100 के 100 वो बात समझेंगे। मैं ये समझती हूँ अगर 70% लोग भी उस पर अमल कर ले तो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल जवेरिया साहिबा, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमने ई व्हीकल्स लानी है, हमने लोगों को आसान इकसात पर हमने ई बाइक्स देनी है जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ई रिक्शास देने हैं ताकि लोग जो है आसानी से ख़रीद सके और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आए ट्रैफिक में। सरकार जो बसें चला रही है, जैसे हम वो इको फ्रेंडली ग्रीन बस की बात कर रहे थे, वो भी इसकी वजह से ये जो ट्रैफिक का इमिशन है ये किस हद तक कम होगा और किस हद तक आने वाले सालों में हम सोच सकते हैं कि ये जो लाहौर हर चौथे दिन जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर होता है, इस मुसीबत से हम निकल सकेंगे? कितना % फर्क पड़ेगा इस पॉलिसी? मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, आप एक रैंडम आइडिया ले लें। रैंडम आइडिया ये है कि अगर एक घर से 5 लोग निकल रहे हैं और उन 5 में से 3 गाड़ी पे जा रहे हैं और 2 जो हैं वो अपनी बाइक पे जा रहे हैं, तो यकीनन CO2 जो हैं वो बढ़ेंगी। बिल्कुल, यानी कि जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा। अगली बात, इसमें हमने एक चीज कोविड के दिनों में एक चीज इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की और बताने की कोशिश की लोगों को कि आप शेयरिंग पे क्यों नहीं जाते हैं। आप एक घर से निकल रहे हैं तो एक ही गाड़ी में निकलिए, सबको वो गाड़ी ड्रॉप करती हुई चली जाए। या अगर आपके इलाके में से कोई स्टूडेंट्स जो हैं
वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वो पूल इन कर लें कि जी हम में से 10 दिन जो है वो एक के पेरेंट्स लेके जाएंगे, 10 दिन एक के पेरेंट्स लेके जाएंगे, तो इस तरह वो एक गाड़ी में जो है वो सफ़र कर सकते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि जब हम ई व्हीकल्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारी सड़कें हैं, हाँ। वो कितनी ट्रैफिक को जो है आसानी से कंट्रोल कर पाएंगी और कितनी ट्रैफिक को आसानी से जो है अपने टाइम पे एक जगह से दूसरे जगह तक। सॉरी टू इंटरप्ट, ये तो पहले ही हम ओवरलोडेड हैं, ये तो पहले ही लाहौर की सड़कें जो हैं वो, आप रात को कभी 1-2 बजे निकले ना, जब सारी ट्रैफिक, ऐसा लगता है लाहौर कितना बड़ा शहर है, ये खुली खुली सड़कें, लेकिन जब दिन में निकले तो यकीन जाने एक से दूसरी लाइन चलने की जगह नहीं होती। यानी ये सारी चीज़ें तो ऐसे इंटरलिंक्ड हो रही हैं कि आपको ट्रैफिक का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लोग अपने घरों से एक एक गाड़ी, एक एक बाइक पे ना निकले, आपको उनको ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, कुछ तो चल रही हैं, लेकिन वो तमाम लोगों की सहूलत नहीं है। पैदल चलने का हम लोग सोच सकते हैं सड़क पे? क्या हमारे पैदल चलने वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ है, या फिर प्रायोरिटाइज करते हैं? दुनिया भर में तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं, दूर से गाड़ी रोकते हैं कि भाई पैदल चलने वाले का सबसे ज़्यादा हक है सड़क पे। यहाँ हिसाब किताब ही कोई नहीं है। नहीं, देखिए इस चीज को भी मैं अपने आप को, लेट मी बी द पर्सन हु इज गोइंग टू से दिस, मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे सामने से गाड़ी गुजर रही है और मेरे लिए वहां से जो है वो पेडेस्ट्रियन वे बना हुआ है, तो मैं 4 कदम चल के पेडेस्ट्रियन वे से जाने को तैयार नहीं होती। मैं कहती हूँ मैं यहीं से फलांग के, बिल्कुल ऐसा है, दौड़ के ही सड़क जो है वो क्रॉस कर लूं। तो पहली बात तो ये है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये गवर्नमेंट एक एक बंदे को पकड़ के तो नहीं कह सकती। हाँ। और जब कोई ऐसी बात आती है तो फिर एकदम से आप और हम शोर मचा देते हैं कि जी ऐसा क्यों हुआ। वो इसीलिए होता है कि अगर उस तरह नहीं समझ रहे तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और तब भी समझ आएगी। अच्छा मिस, आपकी बात से मैं एग्री करते हुए फिर दोबारा कहने लगी हूँ, अब फर्स्ट लेन में अगर गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, तो उसमें बाइक नहीं होनी चाहिए, उसमें रिक्शा नहीं होना चाहिए। आप सेकेंड लेन में चल रहे हैं, उसका मतलब है यू आर ऑन अ गुड स्पीड, नो बॉडी इज गोइंग टू बॉदर यू, वो आपको इधर उधर से क्रॉस कर सकते हैं, आप वहां पे हैं। थर्ड लेन में आते हैं, इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं स्लो डाउन, लेकिन फास्ट लेन मींस फास्ट लेन। और आपने ज्यादातर देखा होगा कि रिक्शा या जो बाइक है उसके एक्सीडेंट फास्ट लेन में ज्यादा होते हैं। उनको पहली बात तो जी उनको वहां आना ही नहीं चाहिए। तो जब हमारे ट्रैफिक वार्डन को देख के, जो मैं समझती हूँ कि बहुत अवेयरनेस है इस बात की, अगर हम अपना मोबाइल कान के साथ है तो वो रख देते हैं, सर के ऊपर हम हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं। ये 2-3 दिन पहले ये चीज जो हमारी पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई, आप यकीन माने, आप तो लाहौर की बात कर रहे होंगे, मुझे मुख्तलिफ गाँवों से ये पता चला है कि वहां पे लोग एक घर से दूसरे घर तक, मतलब अगर वो कोई आधे मील और मील, 1 मील का 1 किलोमीटर का फासला है, तो उसमें भी हेलमेट पहन के जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस, वो एग्री करते हैं। और एग्री करने के लिए बात सिर्फ इतनी है कि जब हमने एक मॉडल रोड्स मुतारिफ करवाई बाइक्स वालों के लिए और रिक्शा वालों के लिए, तो कुछ लोग तो मैंने सुबह स्कूल जब बच्चों को हम ड्रॉप कर रहे होते हैं तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे उधर ही हैं जहां नहीं होने चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा इंडिविजुअल कोशिश होती है तो कलेक्टिव चेंज आता है। 100% राइट। ये जो सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में, 2022 का सैलाब हमने भुगता, अभी तक उसकी बाकियात थी, अभी तक लोगों के घर, लोग बेचारे जिन इलाकों में आए अभी तक परेशान थे। 2025 का सैलाब आ गया और उन इलाकों में जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था, नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या कुछ हुआ। आने वाले सालों में ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ख़राब होंगी, बदतर हो जाएंगी, या फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि क्या लोगों को या हमें पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, यही सवाल, क्या हम मैनेज कर रहे हैं? योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी नहीं, पहले मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं हो रहा। हो इसलिए नहीं रहा कि जब हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब भी बताती चलूं, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि अर्थ हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एवरेज टेम्परेचर, और जैसे वो टेम्परेचर राइज करता है तो आपकी अर्थ पे जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरी जो है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज इज दी लॉन्ग वेदर शिफ्ट्स। उसमें आपके सामने बहुत ज्यादा गर्मी के शिफ्ट भी आएगी, बहुत सर्दी की भी बहुत ज्यादा शिफ्ट आएगी, और आपके पास जो साइकिल ऑफ वेदर्स है
वो बदलना शुरू हो जाए, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल बदलना शुरू। अच्छा, अब आप थोड़ा सा, मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाती, आप कोई 15 साल पीछे चले जाए। ठीक। नॉर्मली हम जब इस तरह की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट द कंटेम्पररी इश्यूज। तो कंटेम्पररी इशू पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, अब आप और हमने देखा कि जब बारिश आती है और जहां भी आती है वहां ज्यादा आती है, तो हमें पहले से जो वार्निंग्स दी जाती हैं, जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, जो हमारे मेट डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, वो बता रही होती है। पाकिस्तान, हमारे पास पंजाब में क्लाइमेट प्रोटेक्शन यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एजेंसी है। नहीं, डिपार्टमेंट्स अलग है, हमारे पास मिनिस्ट्री भी है प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, EPA, बिल्कुल उसकी बात। हाँ। वो जब चीजें बता रहे होते हैं तो हम उधर कान क्यों नहीं धरते हैं? उसका एक ही तरीका है कि जब हमें ये बातें पता है और ये साइकिल चल रहा है, अब किसान को पता है कि जो गंदम में कटाई करता था जून के एंड में, अब वो मिड अप्रैल और अप्रैल में हो जाती है, तो इसका मतलब है कि साइकिल बदला। बिल्कुल ऐसा ही वो है। बारिशें जो 2 महीने बाद होना थी वो 2 महीने पहले हो जाती हैं, तो इसका मतलब है साइकिल बदला। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम अपने माइंड में रख के इन चीजों को उस तरह से चलाते? जवेरिया साहिबा, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, टॉपिक तो ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि मैं घंटों सवाल कर सकती हूँ और आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आप घंटों मेरे सवालों के जवाब दे सकती हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स का जो एक ही पॉइंट है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट को हम जितना मर्जी ब्लेम कर लें, लेकिन अगर 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है तो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, क्योंकि इस माहौल में हम भी जिंदा हैं। इसलिए हमेशा मैं यही कहती हूँ कि इंडिविजुअली कोशिश करनी है, कतरा कतरा समंदर बनते हैं, जब इंडिविजुअल कोशिश करेंगे तो कलेक्टिव माहौलियाती तब्दीली जो होती जा रही है ये बेहतर हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने बचपन से ख्वाब सजाया था कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। एक तो मेहनत बहुत करना पड़ती है, उसके बाद ये जो मेरिट की दौड़ है, ये जो नंबरों की दौड़ है, ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन्स की दौड़ है, ये एक अलग स्ट्रेस है, ये एक अलग जहनी अजियत है जो मुसलसल स्टूडेंट के साथ चलती है। अब हुआ क्या है जी, स्टूडेंट आ गए हैं प्रेस क्लब के बाहर, उन्होंने एहतजाज किया है और वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद हमें एडमिशन नहीं मिल रहे मेडिकल कॉलेजेस में। अब इस सारी सिचुएशन में एक इदारा बना हुआ है जिसको हम PMDC कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन। अब वो क्या कर रही है इस सारी सूरत हाल में, उनकी कितनी जिम्मेदारी है? और ये स्टूडेंट सड़कों पर निकल, इतने पढ़ने वाले बच्चे यानी पाकिस्तान की क्रीम, ये सड़कों पर क्यों आके बैठते हैं? इनको क्या मजबूरी हो गई कि सड़कों पर निकल आए हैं? डॉक्टर इजहार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये सर क्या हो गया, हमारे इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट भी एहतजाज करने प्रेस क्लब के सामने जमा हो रहे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्कुल। और कौन कर रहा है सर? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो कि एक हमारा रेगुलेटरी अदारा है और जिसमें हम समझते हैं कि पूरे मुल्क से इलेक्टेड नुमाइंदगान हमेशा माजी करीब में शिरकत करते रहे और फैसला कुनी में शामिल रहे हैं। ठीक। अनफॉर्चुनेटली इस कानून में तब्दीली करके प्राइम मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेशन के थ्रू काउंसिल बनाने का इख्तियार अपने पास रखा और ये नॉमिनेटेड लोग हैं, इनकी तरफ से कोताही हुई और ये सारे के सारे मुस्तहिक बच्चे जो 25 में FSC की, और इनके लिए ये 25-26 का जो सेशन था, ये सीटें जो 35 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल, ये इनके लिए रिजर्व थी। हाँ। और इसको मैं आम फहम उस ज़बान में कहूँ कि मसला सिर्फ इतना है कि अगर किसी एक ट्रेन जो कराची बाउंड होगी, अगर वो 24 तारीख के लिए वहाँ रवाना होनी थी और उसमें अगर तमाम पैसेंजर 24 के होने थे तो हमने वो 25 के भर्ती कर ली। यस, वो नहीं 24 के जो, सॉरी 25 के होने थे, हमने पिछली डेट के भर्ती कर ली है। जो पिछली तारीख के 24 के लेफ्ट ओवर थे, जिन्होंने अपना मेरिट एग्जॉस्ट कर लिया, उनके लिए सीटें अवेलेबल नहीं थी, उनको हमने जो 25 के लोग बच्चे थे जिनके लिए ऑलरेडी सीटें हमने मुख्तस की हुई थी 3500, हमने ये किया है कि उनको वहाँ से लाकर इस
बुकिंग के लिए जो 25 के लिए इन बच्चों की थी, ये मुस्तहिक थे, उनमें लाके इनको शामिल कर दिया गया है। डॉक्टर साहब मैं ये जो मेरे पास रिपोर्ट है ना, जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़रूर आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल इसमें यही बताया जा रहा है कि जो 70% एडमिशन हुए हैं बच्चों के वो हैं जी साल 2024 के उम्मीदवार, और सिर्फ 30% वो स्टूडेंट हैं जिनके लिए कोटा था जो साल 2025 में इनरोल होना था, जिनकी सीटें थी। अच्छा सर, ये पॉलिसी क्या है? मतलब 2025 को प्रायोरिटाइज करना है, 2024 को करना है, इस तरह तो ये एक रीत बन जाएगी कि हर बच्चे का एक साल जाया होना है, उसने अगले साल इनरोल होना है। देखें, हक और सच की बात तो ये है कि अगर 25 के एफएससी करने वाले बच्चों को इस साल 25-26 के सेशन के लिए दाखिला देना है, अगर उस किसी एक बच्चे का उसमें हक बनता है और वो हक ना दिया जाए तो वो ज्यादती नाइंसाफी होगी और उसके लिए पीएमडीसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि 2022 तक ये लोग एनुअल बेसिस पे हार्ड कॉपी बेस एंट्री एग्जाम के थ्रू अपनी परसेंटेज बना के दाखिला लेते रहे हैं। पीएमडीसी ने 22 साल तक एनुअल बेसिस पे इसका दाखिला किया है। ठीक 23, 24, 25 में उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एक नया एक सिस्टम ईजाद किया जो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज था, उसमें कोई कबाहत नहीं थी अगर उन्होंने वो लागू किया है। उसके साथ इन्होंने जो कानून पास करवाया असेंबली से वो 3 इयर्स वैलिडिटी का था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सॉफ्ट कॉपी बेस कोई हमारा एंट्री एग्जाम होता है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स हो सकती है। यानी आपने एक बार टेस्ट पास कर लिया है तो अगले 3 साल तक आप किसी जहां भी आपको मौका मिलता है आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। अब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये लाजम है कि वो कंप्यूटराइज था। आपका जो एक्ट है पीएमसी एक्ट 22 का, उसके अंदर ये मैंडेटरी था कि आपने कंप्यूटर बेस्ड अगर एंट्री एग्जाम लिया है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। वेरी अनफॉर्चुनेटली पीएमडीसी ने वो जो कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम था जो पीएमसी के एक्ट के तहत मैंडेटरी था उसको खत्म कर दिया, और आम जो थोड़ा सा भी लॉ नोइंग आदमी है वो उसके साथ कैंडी था, मींस के उसके साथ मैंडेटरी था। अगर आपने कंप्यूटराइज सिस्टम ही खत्म कर दिया तो उसकी फिर 3 इयर्स वैलिडिटी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। सर ये जो आप सिस्टम बता रहे हैं कंप्यूटराइज टेस्ट, सर ये कब लागू हुआ और कब? ये 2022 में हमारा जो पीएमसी एक्ट बना। खत्म कब हुआ सर? खत्म उन्होंने 24 में उसको एनुअल बेसिस पे कर दिया, 23 में। अब जब आपने एनुअल बेसिस पे किया है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो 22 साल आपकी इन प्रैक्टिस रही है जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो इस्तेहकाक है 25 के बच्चों का, उनका ये हक है। आईनी तौर पे सिर्फ वो लोग जो इस 25 के एंट्री एग्जाम में एमडी कैट में बैठे हुए हैं उनका हक बनता है कि जो भी उनका मेरिट बनेगा इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उनको वहां दाखिला मिल जाएगा। इन्होंने ये किया है कि 24 के जो लेफ्ट ओवर थे जो अपनी ट्रेन मिस कर गए उनको उन्हीं उसी परसेंटेज के साथ ये 25 के उसमें मेरिट में इंतजाम किया है कि जो ये 25 के बच्चों के साथ सरहन नाइंसाफी है, जो अपना मेरिट एग्जॉस्ट कर गए उनको उसी परसेंटेज के साथ मेरिट में ही लाया जा सकता। फिर दूसरी ज्यादती ये की है कि जो 24 के बच्चों का मेरिट बना था वो 200 क्वेश्चन के अंदर से बना हुआ। 25 में ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने 200 क्वेश्चन की बजाय 180 क्वेश्चन दिए। इनका डिफिकल्टी इंडेक्स और बढ़ा दिया गया। मैं ये समझता हूं कि ये एक सिंपल एरर है जो पीएमडीसी के क्लरिकल लेवल पे है या उसकी काउंसिल के लेवल पे है कि अगर आपने कंप्यूटराइज सिस्टम खत्म कर दिया तो उसके साथ आपने 3 इयर्स की वैलिडिटी ऑटोमेटिकली खत्म कर देनी थी। इन्होंने ये किया है कि दोबारा एनुअल सिस्टम बहाल कर दिया जो 22-23 साल से ये लागू किए हुए थे, और उसके साथ उन्होंने 3 इयर्स की वैलिडिटी को उसी तरह से इग्नोर कर गए हैं। मैं समझता हूं इनसे ये 7 हो गया है। इनकी इस गलती की सजा इन 25 के बच्चों को अपने मेरिट बनाते हुए नहीं मिलनी चाहिए। इनका हक बनता है जो इनके साथ बैठकर 25 की सीटों के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं या इसमें बैठ के अपनी परसेंटेज का हक एक्सरसाइज कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को इनके साथ मेरिट में शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये पीएमडीसी जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई गलती है, एरर है, काउंसिल की तरफ से एरर है या फिर इदारे की तरफ से जो भी एरर है, सर ये पीएमडीसी क्या चाह रहा है कि जितने बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं हमने सबको डॉक्टर बना देना है। पिछले साल उनको सीटें नहीं मिली, अगले साल वालों को अगले साल वालों को अगले साल, यानी हमने सबको एडमिशन्स दे देने हैं, हमने बहुत डॉक्टर्स बनाने हैं। हालांकि हमारे अस्पताल जो हैं बेचारे डॉक्टर्स पढ़ के चाहे बाहर चले जाते हैं, उनको यहाँ पे मतलब प्रॉपर ओवरबर्डन है ना,
प्रॉपर उनको जॉब्स चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन डॉक्टर्स हमने सारे बना लेने हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि पीएमडीसी की तरफ से ये जो काविश है ये निज़ाम कुदरत को रोकने के मुतरादिफ है। ये निज़ाम इसी तरह चलता रहना है। ठीक, हम देखें अपने मुल्क के अंदर भी अब देखते हैं कि अगर जो हमारा सीएसएस का एग्ज़ाम है जी, अगर इस साल हमारे पास 2000 सीटें हैं या 1500 सीटें हैं, उसके जो लोग अहल बनेंगे वो 2000 के मेरिट पे आएंगे, उन्हीं को उसके इंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं होगा कि पिछले साल का जो सीएसएस का एग्जाम उसकी परसेंटेज के साथ अगले एग्जाम में उनको उसी तरह वैलिड करके उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये ओपन एक हमारा एक्सरसाइज किया जा रहा है मुआशरे के अंदर भी। हम देखते हैं आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप सिविल सर्विसेज में के बाद आपने सिविल जजेस में जाते हैं, वहां पर भी यही सिस्टम चालू है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, वो भी एनुअल सिस्टम पे एंट्री एग्जाम लेते हैं। इसी तरह आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, आप लम्स में जाते हैं, आप इवन हमारा जो आगा खां है जो इसी पीएमडीसी के अंडर कंडक्ट होता है, उसकी सुपरविजन पीएमडीसी करती है। इवन नस्ट है जो हमारे आर्मी सीएमएचएस जो मेडिकल कॉलेज उनके अंदर वो एनुअल एग्जाम की बुनियाद पे अपनी परसेंटेज या मेरिट तय करते हैं और जो टॉप मेरिट के बच्चे उन सीटों के मुताबिकत में आते हैं उनको वो दाखिल कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब रीजन क्या बनी आपको, फिर वजह क्या समझ आती है जब इतनी सारी चीजें, पूरा सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम एक प्रॉपर एक ही उस पर चल रहा है, तो इसमें तब्दीली कैसे हुई? क्या ये उनकी फीसें वगैरह ज़्यादा बढ़ाई गई, कोई उनका जो है वो कोई सिफारिश चली, कोई स्पेशल जो है वो कोटा, ये हुआ कैसे? ये कोई गलती है, ये एरर है, ये जानबूझ के किया गया है, कहीं क्या हुआ है, रीजन क्या हो सकता है? मैं समझता हूं कि अगर इस हद तक अगर पीएमडीसी इसमें हार्ड लाइनर बन गई है या इसको रिजॉल्व करने में नाकाम है, तो यकीनी तौर पे ये जो आपने अब पहलू हमारे सामने पेश किया, मैं समझता हूं कि इसकी तरफ हमारा भी अब शुबा जाता है। हम समझते हैं, हम खदशा जाहिर करते हैं कोई ऐसा बड़े का बच्चा या बच्ची जो पिछले साल किसी वजह से रह गया है और उसकी परसेंटेज अच्छी थी, इस साल ये एग्जाम डिफिकल्ट था। इनका डिफिकल्ट इंडेक्स बहुत ज्यादा है। इस साल जो 170 से लेके 180 के दरमियान बच्चे हैं वो 817 हैं, जबकि पिछले साल 24 में 190 से लेके 200 के दरमियान 2570 के करीब लोग थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो बच्चे जो अपना मेरिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं उसी परसेंटेज के साथ, उनको इनके साथ लेकर आना ये आईनी खिलाफवर्जी है और इन बच्चों का जो बुनियादी हक है जो आइन ने इनको दिया है, इक्वल ट्रीटमेंट का और इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट का, ना इनको इक्वल ट्रीटमेंट होती क्योंकि उसका अगर वो आसान टेस्ट था तो इनका टेस्ट में इक्वल कैसे मिल गया। इसी तरह इक्वल राइट्स कौन सा है कि जिसने भी 25 की सीटों के लिए एलिजिबल होना है वो इसमें आके शामिल होगा, इस रेस में शामिल होगा, तो उसका तय होगा कि वो रेस में कहाँ खड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि 2022 में हमने ये कंप्यूटराइज्ड एक नया टेस्ट का सिस्टम जिसमें 200 क्वेश्चन आपने बताया क्या है, और उसको पहले हमने लॉन्च किया, बच्चों ने टेस्ट दिया, फिर उसके बाद उसको हमने साइड पे कर दिया, ख़त्म कर दिया। सर, ये पीएमडीसी जो है अभी तक हमारे पास कानून वाज़ेह नहीं है, या फिर अगर हमने कोई अमेंडमेंट करनी है, तब्दीली भी करनी है, तो क्या हमारे पास कोई प्लान है कि ये तब्दीली इतने साल के लिए चलेगी और इसके बाद इतने सालों के बाद हम दोबारा पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, या फिर जैसे ही अफसरान बदलते हैं वो पॉलिसी रिव्यू में जाते हैं, जिसको जो सूट करता है वो कानून बन जाता है? देखें, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो पीएमडीसी है उसने अपनी हैसियत को बहुत ज़्यादा इस वक्त डिग्रेड किया है। वो बहुत अपने आप को आवाम की नज़र में और जो हमारे डॉक्टर साहबान और ये जो मेडिकल का तलबा है इनकी नज़र में वो अपना मकार और अपना मकाम खो बैठी है। ठीक, ये उन्हीं के लेवल पे हल किया जाने वाला इशू था। अगर उनकी तरफ से कहीं गलती हो गई है, उन्होंने 3 इयर्स की वैलिडिटी की जो शिक थी उसको कहीं एड्रेसल में नहीं डाला, तो उसकी सजा इन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बहुत सिंपल आम सा मामला है। इसमें हुकूमत वक्त भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए कि उनके अपॉइंट करदा, उनके हैंड पिक जो काउंसिल के मेंबरान हैं, उनकी तरफ से इतनी बड़ी लफ्जिश हुई कि मुल्की सतह पे एकदम से हवा बकार मिल गई। मैं समझता हूँ अगर ये नाइंसाफी इन बच्चों के साथ हुई तो इन तमाम जिम्मेदारान को आज ये जबरदस्ती से अगर किसी एक बच्चे की खातिर इसको लागू करना चाहते हैं तो इसके आगे भी एक और जहान भी आना है। इन दिलों से, इन बच्चों से जो आहें और जो इनकी तरफ से दुख की बड़ी कैफियत हम देख रहे हैं, ये बहुत काबिल अफसोस। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर ये कोई गलती है, ये एरर है, या फिर जो भी हुआ है,
जो मुतलका मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे जो भी बड़े हैं, पीएमडीसी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और पीएमडीसी कोई आम इदारा नहीं है, इतने बड़े इदारे पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा, स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे, यकीनी तौर पर आपकी साख खराब होगी। इसलिए इस मामले को समेट ही लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं जी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। हेलमेट पहनना हो गया है ज़रूरी, वरना आपको 2000 रुपये का चालान होगा। अब 2000 रुपये का चालान हर रोज़ तो नहीं भरा जा सकता, इसलिए मजबूरी बन गई है कि आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है। जब शहरियों ने रुख किया बाज़ार का हेलमेट ख़रीदने के लिए, वही हेलमेट जो पहले जहन में ये था घर से निकलते हुए कि ये 700 का मिल जाएगा, 1000 का मिल जाएगा, चलो अब डिमांड बढ़ गई है तो चलो ये 1200-1500 का मिल जाएगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का मिल जाएगा। भाई वो हेलमेट 5000 रुपये का हो गया है, जो बहुत लो क्वालिटी का है, जो मतलब बहुत एवरेज हेलमेट है, उसकी कीमत 5000 हो गई है। 10,000, अगर आप थोड़ा सा अच्छा हेलमेट लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये का आपको हेलमेट मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता कोई भी वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी ख़ास दवा की हमें ज़रूरत पड़ जाए, वो पूरी मार्केट से या गायब हो जाती है या ब्लैक हो जाती है या महंगी हो जाती है। ये रवैया ये नया नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना रवैया है। और इस पर कंट्रोल कैसे करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मार्केट में माफिया सरगर्म हो जाते हैं और गवर्नमेंट बेबस दिखाई देती है इदारे उसको कंट्रोल करने में। जावेद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, पहली बार नहीं हुआ सर, पहले दवाइयाँ महंगी मार्केट में गायब, अब हेलमेट की ज़रूरत पड़ गई है, सख्ती हो रही है, 5000 रुपये कैसे निकालेगा आम आदमी? शुक्रिया मैडम मुनीर। बड़ा अहम इशू है जिस पर आपने आज बात के लिए मुझे भी बुलाया और ख़ुद भी बात कर रही हैं। ये किस्सा एक सदी पुराना है हेलमेट का, जिसको आप हेलमेट कहते हैं। ये आपको पता है कि ये 1941 में पहली मरतबा बरतानवी फ़ौज ने बरतानिया के अंदर जब हादसा बढ़ गए तो वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान में एक सदी बाद इसका याद आ गई। और ये सबसे पहले परवेज़ लाई ने शुरू किया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद अब उसमें जान डाली मरियम नवाज़ ने। आपने बात की कि किस किस का रोना रोएंगे यहाँ पर। ये कौम बड़ी निराली है, हुक्मरान अजीम है, जिस कौम के जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान। तो मैडम साहबा, मसला बड़ा दुखी है, आपने भी उसका जिक्र किया, मैं भी करूँगा क्योंकि आपने मेरी तरफ मेरी कोर्ट में गेंद डाला है। तो देखें, ये ऐसा मुल्क है, ये ऐसी कौम है कि जहाँ कोरोना आता है, मौत बड़ी और कफन महंगे हो गए और कफन गायब हो गए मार्केट। बिल्कुल ऐसा हुआ। यहाँ पर जान बचाने वाली अद्वियात, आज भी 200 से ज़ायद अद्वियात गायब है मार्केट से। माफिया जो है उसको काबू किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी हुकूमत जो है इसने जल्दबाजी की कसम उठा रखी है कि मरियम नवाज साहबा अच्छे काम कर रही हैं। मैं उसके एंटी नहीं हूँ, ना मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह मैं ज़रूर करूँगा। मैडम मुनीर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम ऑर्डिनेंस और एग्जेक्टिव ऑर्डर पहले ले आते हैं और तैयारी बाद में करते हैं। यानी हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास प्लान नहीं होता। हमारे पास जब हमने 2000 रुपये जुर्माना रख दिया और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती की, तो हमारे पास तो इंपोर्ट हमारी पहले ही बंद हो चुकी थी। डॉलर महंगा है, हमारा इंपोर्टर दम तोड़ चुका है। लोकल मार्केट में हेलमेट जो है वो इतना नकम्मा बन रहा है, और इसके साथ जो हम चाइना से हेलमेट मंगवा रहे हैं उसकी कीमत 10,000 के करीब पहुंच गई है, 5,000 में मरा मुक्का। और वो भी इस वक्त मार्केट में नहीं, इतना माफिया यहाँ का जालम है पाकिस्तान का। सनतकार नहीं कहता मैं, कारोबारी तबका इतना जालम है, इतनी हुकूमत भी मेरा ख्याल जालम नहीं होती। और ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो रही है। 1 दर्जन से ज़ायद महकमे मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, वार्डन मौजूद हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मौजूद है, इन्फोर्समेंट के अदारे मौजूद हैं, लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेटों की तादाद लाहौर में मौजूद है सर, हमने नई फोर्स बना दी है। वो क्या कर रहे हैं, जख मार रहे हैं। अब मसला ये है कि जब पहले हुकूमत को अगर किसी भी कानून पर अमल दरामद चाहती है तो पहले अवाम को रिलीफ देना होगा, पहले अवाम को के लिए आसानी पैदा करना होगी, फिर जाके अवाम जो है वो कानून की तरफ आए। मुझे सर एक बात बताइए, ये माफियाज कौन है? शुगर माफिया, गंदम माफिया, आटा माफिया, हेलमेट माफिया, दवाई माफिया, मेडिसिन माफिया,
क्या कंट्रोल किस चीज़ पे है गवर्नमेंट का? जी कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ है कि हमने आइंदा इलेक्शन की तैयारी करनी है, धड़ाधड़ हमने ऑर्डिनेंस लाने हैं, तैयारी हमने नहीं करनी, महकमे धड़ाधड़ हम बना रहे हैं। अब देखें इन्होंने नया जो है एक पीरा के नाम से नया डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट का बना लिया, वो हर जगह जा रहा है। अब देखना ये है कि जब हमने सख्ती कर दी, 2000 रुपये जुर्माना कर दिया। आपकी इतला के लिए मैं अर्ज करूं कि इस वक्त 2025 में 2,75,00,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं पंजाब के अंदर। 19 की एक रिपोर्ट है, उसके बाद का कोई डाटा नहीं है। उसके मुताबिक 1,65,00,000 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है और अब इसमें 3-4 सालों में बढ़े हैं। अब उतनी मकदार में हमारे पास हेलमेट मौजूद नहीं थे, हमने जल्दबाजी की। हमने एक पुराना जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था साबिक चीफ मिनिस्टर का, उसमें हमने जान डालने की और नंबर बनाने की कोशिश की। मार्केट में ना तो लोकल मार्केट में हेलमेट बन रहा है, अगर बन रहा है तो थोड़ी मकदार में, चाइना से हम मंगवा रहे हैं, डॉलर महंगा हो गया। पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन 1,65,00,000 मोटरसाइकिल मौजूद है और उसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन हेलमेट बनाने का कोई एक सियालकोट में मुझे याद है और एक गुजरांवाला में हल्के पैमाने पर यूनिट थे जो हेलमेट बना रहे थे, वो भी बंद हो गए। टैक्सेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। चाइना का जो हेलमेट आ रहा है, हमने एकदम जब हमने ये कानून लाए या सख्ती की या जुर्माने बढ़ाए, धड़ाधड़ बढ़ाए, तो उसके बाद मार्केट में ज़ाहिर है कि हेलमेट की जो शॉर्टेज है वो पैदा होनी थी। बिल्कुल, ज़खीरा ने ज़खीरा कर लिया। बहुत वैलिड पॉइंट सर आपका कि अगर हमने इस तरह की कोई भी मतलब नया कानून लाना है, मुतारिफ करवाना है, जुर्माने बढ़ाने हैं, तो आपको पता है एकदम से डिमांड में बहुत इजाफा हो जाएगा। क्या आपने मार्केट को चेक किया कि क्या हमारे पास इंडस्ट्री के पास इतने हेलमेट आ भी रहे हैं कि उस डिमांड को मीट कर सके? और फिर हर इंसान 2,000 रुपये हर रोज़ नहीं भर सकता। आज मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहना कि आप मुझे गवर्नमेंट से नाराज़ लग रहे हैं, क्योंकि आज मैं भी गवर्नमेंट से नाराज़ हूँ कि भाई आम आदमी 45% वो लोग हैं जो कि खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हेलमेट बेचारों की पहुँच से बाहर है, चालान उनको रोज़ 2,000 का हो रहा है। किसने देखना है? पीरा फोर्स को भेजे ना ज़रा के, ताकि वो हेलमेट की दुकानों पर ज़रा छापे मारे। देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन घंटी कौन बांधेगा? हम तो सिर्फ नंबर बना रहे हैं, आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे इलेक्शन की तैयारी? अगर आवाम नाराज हो जाएगी तो कैसे? हमने अपना फेसबुक पेज जो है, हमारे इस वक्त 200 के करीब पेज है, हमने उसमें नई नई तस्वीरें बनानी है कि हमने ये कर दिया, उस पर लगानी है। अब देखें जो हेलमेट है इस वक्त आपने कहा 5,000 का बिक रहा है, ये 5 से 700 क्यों नहीं? अगर हम मैडम मनीर, हम अगर 10 अरब रुपए के हम लैपटॉप दे सकते हैं फ्री में, तो ये जान का मसला है। हम हेलमेट क्यों नहीं दे सकते? हेलमेट हम अगर मुफ्त नहीं देने तो फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, अगर वो खत्म हो गए हैं, वहां पे रखें हेलमेट, और उसकी अगर मुफ्त नहीं दे सकते तो उसकी कीमत 5 से 700 रुपए रखें, उसको रहती कीमत पर दें, और आवाम को जब आसानी पैदा करोगे तो फिर सख्ती करो। फिर अच्छा सर, हम हेलमेट फ्री देते हैं, वो कैसे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो सीटीओ साहब या फिर कोई भी हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के कोई भी आला ओहदेदार कोई 20, 30, 40 हेलमेट हम टेबल पे सजाते हैं, वो वीडियो बनती है, फोटो सेशन होता है, वो चंद लोगों को दे के, आधे अपनों को ही देकर, बस कहानी खत्म। इस तरह दे रहे हैं हम हेलमेट। जी बिल्कुल, अब मैं इत्तेफाक करता हूँ 100% हम दखलावा करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने दखलावा करने वाले को नापसंद फरमाया है, हम दखलावा करते हैं। अब मैं एक बात आपको बड़ी अच्छी बताने लगा हूँ कि अभी मैं जनरल हॉस्पिटल का जो मुल्क का सबसे बड़ा न्यूरो सेंटर है, न्यूरो सर्जरी का, ट्रामा वो पिंस है, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, वहाँ मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि हम अगरचे हम हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हेलमेट पहने होते हैं रोड साइड एक्सीडेंट के साथ, हेड इंजरी के साथ जो आ रहे हैं, उनकी तादाद कल से ज्यादा है आज। मैंने पूछा वो किस तरह? उन्होंने कहा जी कि इंतहाई नाकस सब स्टैंडर्ड हेलमेट आ रहा है, यानी वो पहने ना पहने वो एक बराबर जब गिरता है। अब मैं कहता हूं कि मरियम नवाज साहबा, मैं आपको एक तजवीज़ देने लगा हूं आपके वसासत से, बिल्कुल दीजिए। तो तजवीज़ ये है
कि जिस तरह आपने क्यू कोड लगा पतंग पे लगाना है, गुड्डी बाजी पे लगाना हाँ, है, इस तरह हेलमेट लगाए पे ना लगा हेलमेट देना। पर। और जिसका सर अब वो हेलमेट से एक्सीडेंट हो तो उसको वो जो क्यू कोड है उसको मारे, और जिस दुकान से वो हेलमेट आया है उसको टंगे, अगर किसी के हेड इंजरी होती है हेलमेट जैसे बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारी तजवीज जावेद साहब आपने दे दी है। बिल्कुल मैं इस पे जो है वो जावेद साहब का साथ दूंगी कि क्वालिटी चेक होना बहुत जरूरी है। आपने हेलमेट तो पहना दिए, वो बारीक सा प्लास्टिक का बस वो ऐसे बना के उसका पहनना ना पहनना उसका कोई फायदा नहीं है। और ये बिल्कुल वही बात है जो जावेद साहब ने आगाज किया था कि हम प्लान बाद में करते हैं, हम ऑर्डर्स पहले कर देते हैं, बाद में हमें समझ आती हैं कितनी चीजें इनसे लिंक्ड है, इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। मुझे आपने इजाजत देनी है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, प्रोग्राम में शामिल हुए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।